जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों उससे पहले हम कुछ जरूरी बातें आपसे करते हैं। तो जुड़ चुका हूं मैं आपके लिए यहां पर दीपावली धमाका ऑफर में। तो एक बार आप सभी यहाँ पर सहायक अध्यापकों के लिए बहुत ही सुनहला अवसर हमारे YouTube टीम की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि पहले कभी भी नहीं दिया गया था। तो वो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम जुड़ने की वैलिडिटी दे रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम कर दी गई है। यानी कहने का मतलब आज आप जुड़ते हैं, आपकी परीक्षा चाहे जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, वो कभी भी आपको फिर इसके बाद किसी भी प्रकार की फी की राशि आपको हमारे YouTube टीम को नहीं देनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दिया जा रहा है। और यह धमाका ऑफर जो है सिर्फ 100 कैंडिडेट के लिए लागू होता है। 100 कैंडिडेट पूरे हो जाने पर आपसे यह नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग जल्द करेंगे, जल्दबाजी करेंगे और यहाँ पर जरूर जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अन्य किसी भी चैनल पर आपको इतने सस्ते और इतने अच्छे एनसीईआरटी का नोट्स हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से है। और 101% सफलता दिलाने की गारंटी आपको हमारी टीम देती है। तो सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दीपावली का धमाका ऑफर दिया जा रहा है। तो आप जरूर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करें और 501 रुपए का यह कोर्स परचेज कर लेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जा रही है। नहीं तो इसके लिए अभी वैलिडिटी जो है दिसंबर तक था, लेकिन इस कोर्स को यदि आप यहाँ 100 विनर को दिया जाएगा, ये 100 जो भी लेते हैं उसके बाद किसी को भी नहीं जोड़ा जाएगा। और 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहेगी। और 100 वाले विजेता में आप जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन जुड़ पाते हैं, कौन कौन इस ऑफर का लाभ ले पाते हैं। तो 501 रुपए में आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। तो आप बहुत ही जल्द यहाँ पर जुड़ेंगे, जिससे कि आपको सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ वीडियो सब कुछ दिया जा रहा है और 101% सफलता की गारंटी आपकी दी जा रही है। इस वीडियो में हम यहाँ पर आपको जो है देखिए एनसीईआरटी का सारा नोट्स जो है आपको चैप्टर वाइज हम दे रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको क्लास 6 का एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक्सरसाइज 3 तक इतिहास का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है अब तक एग्जाम में, उसको लेकर के हम आपके बीच उपस्थित है। तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, जुड़े हुए रहिएगा और देखते रहिएगा कि इस तरह के प्रश्न आए हुए थे। तो सबसे पहला प्रश्न है इतिहास के जानकार को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है जो इतिहास जानने वाले होते हैं उसके जानकार को क्या कहा जाता है। ऐतिहासिक, इतिहासवादी, इतिहासकार या कोई नहीं। तो देखिए ये प्रश्न जो है आपका यूपी टेट में आया हुआ है, एमपी टेट में आया हुआ है। 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है आपको सोशल स्टडी के अंतर्गत, ठीक है। तो इतिहास के जानकार को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है इतिहासकार, यही इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। एकदम आपको बता दे रहे हैं, ये जो है झारखंड का नाम, झारखंड के इतिहास के अंतर्गत आपको जरूर पूछ दिया जाता है। तो ये प्रश्न आपका जो है जेएसएससी का सारा प्रश्न आया हुआ है, जो अभी हाई स्कूल का हो गया, पीजीटी का हो गया, सारे पूछे गए प्रश्न है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। पुंडरू प्रदेश, मुरंड, मुंड या कीकट प्रदेश, ठीक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को यहाँ पर जो है आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को जो है आपको यहाँ पर जाना जाता है वो पुंडरू प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, ये भी प्रश्न आपका जेएसएससी का ही है। पुंडरू प्रदेश, मुरंड, मुंड या कीकट प्रदेश। तो वायु पुराण में झारखंड को जो है वो आपको जाना जाता है मुरंड के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, मुरंड के नाम से जाना जाता है। आपका ये पीजीटी का क्वेश्चन है, ठीक है। विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। देखिए पीजीटी में आया है, लेकिन आपको किस में है,
क्लास 6 के एक्सरसाइज 1 में जा करके देखिए, सारा चीज़ मिलेंगे। तो आपको इसीलिए हम यहाँ पर एनसीईआरटी का नोट्स दे रहे हैं। और जगह जाने से अच्छा है कि आप एनसीईआरटी का नोट्स अपने पढ़ लीजिए, या इस चैनल पर आपको सारे मिल रहे हैं, जो कि आपके एक एग्जाम नहीं, चाहे आप सहायक आचार्य का देना चाह रहे होंगे, चाहे जेटेट का देना चाह रहे होंगे, चाहे पीजीटी का, टीजीटी का, सब में ये काम करेगा। तो इसलिए आप लोग एनसीईआरटी का नोट्स जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? पंडरू प्रदेश, मुरंड, मुंड या किकट प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर मुंड। क्या किसके नाम से जाना जाता है? मुंड के नाम से जाना जाता है। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? भागवत पुराण में पुंड्र प्रदेश, मुरंड, मुंड या किकट प्रदेश, किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर जो झारखंड को जाना जाता है वो किकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या 7वां? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। देखिए इसके पहले ये जो है आपको पर्यावरण के अंतर्गत जो भूगोल में आए हुए थे उसका प्रश्न यह इतिहास में भी था, तो हमने इसको बता दिया। और ये प्रश्न 1001 बार अभी तक आया हुआ है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगर पहला पूछता है तो इसके लिए हमने आपको ट्रिक भी दे दिया है, रुक चीन को धमकी देने का ट्रिक है। रुक चीन अमेरिका भारत आया, रुक चीन अमेरिका भारत आया, इस पर सारा। तो पहला रूस हो गया, रूस, कौशल कनाडा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान किसका है? रूस का। दूसरा स्थान किसका है? कनाडा का। ये बता रहा था रुक का मतलब, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है, ठीक है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर यहाँ पर आपका भारत है। अगला है, काल के आधार पर इतिहास को कितने कालखंड में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4? कितने कालखंड में बांटा गया, ठीक है। तो काल के आधार पर इतिहास को जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है। कितने? 3 कालखंडों में बांटा गया है ना। अब उसी के लिए हमने एक ट्रिक भी बता दिया है, प्राआधीन, जिसको प्राचीन हम लोग कहते हैं, प्राआधीन इतिहास, ठीक है। यानी प्रागैतिहासिक इतिहास, आदि इतिहास और एक इतिहास होता है। अगला है, वैसा काल जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। वैसा काल जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या कोई भी नहीं, ठीक है। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि इस काल में कुछ भी लिखा हुआ जो है साक्ष्य नहीं मिलता। इस काल में कुछ भी लिखा हुआ लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है आपका, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पर, अगला है, वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक, आधि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या कोई नहीं? तो देखिए आपको मिला है, लिखा हुआ मिला है, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग आधि ऐतिहासिक में रखते हैं। किस में रखते हैं? आधि ऐतिहासिक काल में। भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन है? भारत का सबसे पुराना ग्रंथ रामायण, महाभारत, वेद या कोई नहीं? तो बहुत बारी प्रश्न आया, 5001 बार मानिए कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? 1001 बार मानिए, ठीक है। मैंने बहुत MBBI है, जिसको जितना कहिएगा कम होगा आपके लिए। तो भारत का सबसे पुराना ग्रंथ जो है वो आपका क्या है? वेद है। देखिए सारे प्रश्न PGT का है, और कौन क्लास में पढ़ना है? 6ठा में। आप कहिएगा कि सर किताब से कुछ आता ही नहीं है, तो आप लोग सीधे जाते हैं कहाँ? प्रैक्टिस सेट, और वो मिलता नहीं है, ठीक है। लेवल उसका वो नहीं होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? देखिए 5001 बार पूछा है, और ये TGT जो एग्जाम हुआ है वो में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चाणक्य, कलहन, हेरोडोटस या कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री का नाम देखिए आपका था चाणक्य। क्या था? चाणक्य। यहाँ पर जो आया है वो चाणक्य है। राजतरंगिणी की रचना किसने की? राजतरंगिणी की रचना किसने की? चाणक्य ने, कौटिल्य ने, समुद्रगुप्त ने या कलहन ने, ठीक है। तो राजतरंगिणी की रचना यहाँ पर कलहन के द्वारा किया गया है, जो जिसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित बातों को बताया गया है। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? देखिए 5001 बार आया है, और किस प्रश्न किस किताब से है? तो NCERT का क्लास 6 में है। बताइए, आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे रहे थे और आपको यहाँ देखिए 6 क्लास का जो NCERT टेक्स्ट बुक है उससे मिल रहा है। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की? चाणक्य, कलहन,
जेम्स प्रिंसेप या भी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ने में सफलता की। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के किन शासकों ने चलाया था? हड़प्पा के शासक ने, यादव के शासक ने, सिंध के शासक ने या हिंद अवन के शासक ने? तो देखिए सबसे पहले यह नाम जो आता है वो आता है आपका हिंद अवन के शासकों का नाम आता है। छोटा नागपुर के किस जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है? सबसे पुरानी, संथाल को, असुर को, उरांव को या मुंडा को? ठीक है, तो अभी जो है सबसे पुरानी जनजाति के रूप में असुर को माना जाता है। किसको माना जाता है? असुर को सबसे पुरानी जनजाति के रूप में माना जाता है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगरियन कैलेंडर ईसाई या जूलियन कैलेंडर आधारित है किस पर? ग्रेगरियन कैलेंडर या ईसाई या जूलियन कैलेंडर किस पर आधारित है? बुद्ध के जन्म पर, महावीर के जन्म पर, ईसा मसीह के जन्म पर या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा मसीह के जन्म पर। ठीक है, किस पर आधारित है? ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। अगला है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है? ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को समय को ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व या उसी को बीसी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व यानी बीसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में अवशेषों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कौन सा विज्ञान कहा जाता है अवशेषों के अध्ययन को? तो साक्ष्य विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, प्रागैतिहासिक विज्ञान या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुरातत्व विज्ञान के नाम से जाना जाता है आपको। ठीक है, सिक्का के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्का के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, न्यूमिज्मेटिक्स, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी या कोई नहीं? तो इसको कहते हैं सिक्का के अध्ययन को न्यूमिज्मेटिक्स से कहा जाता है। इसका हमने ट्रिक भी दिया था, सी एफ और अभी पैलियो। ठीक है, इसका ट्रिक भी दिया हूँ, तो ट्रिक भी आप देख लीजिएगा। अगला है, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिज्मेटिक्स, पैलियोग्राफी, एपिग्राफी या कोई नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पैलियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, आदिकाल या कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, अगला है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था आपको बताना है। ठीक है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल या कोई नहीं? किस काल में हुआ था आपको बताना है। ठीक है, तो पहिए का जो आविष्कार है वो आपका हुआ था यहाँ पर नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में। कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ? नवपाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या कोई नहीं? तो कृषि की शुरुआत भी जो है आपका वो हुआ था पूर्व नवपाषाण काल में ही हुआ था। ठीक है, चलिए नवपाषाण काल में ही हुआ था आपका कृषि का आविष्कार। आगे आप देखेंगे, आग का आविष्कार किस काल में हो गया था? पहिए का आविष्कार हो गया, कृषि की शुरुआत हो गई। अब यहाँ पर देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार या कोई नहीं? तो अजंता या एलोरा की गुफाएं जो है वो आपके महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश? ठीक है, तो भीमबेटका की जो गुफा है वो आपका मध्य प्रदेश में है। राजगीर किस राज्य में है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कोई नहीं? तो राजगीर जो है आपका बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। चलिए अगला देखते हैं, सबसे पहले मानव ने किस जंगली जानवर को पालतू बनाया है? ठीक है, एक्सरसाइज 3 तक का है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम सब लेकर के आपको आ गए हैं और जितने प्रश्न बने लायक थे सबको हमने बना दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। सबसे पहले मानव ने यहाँ पर किसको पालतू बनाया है? तो कुत्ता को बनाया। राइट आंसर है कुत्ता। इस तरह से जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।